नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज का जो अपना क्लास रहेगा वो रहेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन, और इसमें अपने आज बात करेंगे आगे का जो अभी अपने चैप्टर है। जैसे अपने लास्ट परसेंटेज चैप्टर किया है, प्रतिशत चैप्टर, और प्रतिशत चैप्टर के बाद की अगर मैं बात करूं तो प्रतिशत चैप्टर के बाद आज हम करने जा रहे हैं कौन सा, बीजगणित, माने उसका नाम है क्या, अलजेब्रा। तो देखिए दोस्तों, बीजगणित और त्रिकोणमिति ऐसे दो टॉपिक हैं जिनसे अक्सर बच्चे 10th क्लास में भी डरते रहते हैं, और मैक्सिमम बच्चों को ये डर लगता है कि यार ये समझ में नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए बहुत आसान सा चैप्टर है, आपको बिल्कुल नॉर्मल वे में समझना है। ये देखिए, ये अपना एक पेड़ है, हाँ बिल्कुल आसान से। ये अपना क्या है, ये अपना पास एक पेड़ है, ठीक है ना। और इस पेड़ का अपने नाम रख देते हैं क्या, सबसे फेवरेट जो अपना सब्जेक्ट है वो नाम रख देते हैं। इस पेड़ का नाम क्या है, ये एक गणित का पेड़ है, ठीक है। इसके जो शाखाएं हैं इस तरीके से आपने देखा होगा, पेड़ के शाखाएं लगी होती है ना। तो हमने जिन शाखाओं के बारे में यानी अध्ययन कर चुके हैं, हमने इसकी एक शाखा जिसको हम कहते हैं अंक गणित, जैसे कि गणित, ठीक है, और गणित की किसी एक शाखा का अध्ययन जैसे अपने कर चुके हैं और उसको हम पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी शाखा, अंक गणित। वैसे ही हमारे पास इसी पेड़ की एक शाखा है जिसका नाम है क्या, बीजगणित, ठीक है। बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आपको किस चीज का अध्ययन करना होगा। अंकों के बारे में अध्ययन तो अंकगणित के अंदर किया जाता है, लेकिन यहाँ जो अध्ययन करना हो, मान लो इस शाखा के हमारे पास कुछ एक फल लगे, कुछ फल कौन से लगे, यहाँ ए लगा, या फिर ए लगा, यहाँ बी लगा, या फिर बी लगा। इस तरीके से मान लीजिए इस पेड़ के हमारे अब क्या लगना शुरू हो गए, फल लगना शुरू हो गया। आपको लग रहा होगा कि सर आज क्या कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन आप इसको समझिए आराम से और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है कि बीजगणित जो है गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आपको अज्ञात राशियों के बारे में अध्ययन करना होता है, या अज्ञात राशियों का मान जो है या वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है ना। अब अज्ञात राशियों में कैसे कि मान लीजिए ये जैसे अपने पास राशि है ए और ए, ये कितने हो जाएंगे अपने पास। अब अपने बोल करके देखें कि यहाँ पर मान लो एक आम लटक रहा है, या एक अपने पास यहाँ पर अंगूर लटक रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसे, a प्लस ए। अगर अपने इसको टोटली कंबाइन करके सोचे तो ये अपने इसको क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे। इसे b और b क्या लिखेंगे, 2b लिखेंगे। ये जो राशियां हैं दोस्तों, इन राशियों को हम क्या कहेंगे, बीजगणित राशियां, जो, ठीक है। अब अपने बात करते हैं आगे की, थोड़ा सा आगे और चले अगर बीजगणित में, तो आपको बीजगणित के अंदर क्या याद रखना है। देखो बीजगणित में सबसे पहली बात आपको याद रखनी है क्या, गुणांक। क्या याद रखना है, गुणांक। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देते हैं, उसको आप कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, गुणांक। और गुणांक के बाद में आपको ध्यान रखना है क्या, बीजगणितीय पद। बीजगणितीय पद यानी क्या हो जाएगा, बीजगणितीय टर्म्स। दूसरा बात कौन सा हो जाएगा अपना, बीजगणितीय पद। पहला कौन सा हो गया अपने पास, गुणांक, दूसरा बीजगणितीय पद। तीसरा आपको क्या पता होना चाहिए, गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड फैक्टर, ठीक है ना। गुणनखंड के बाद में अगर मैं बात करना चाहूं तो गुणनखंड के बाद में अब आप समीकरण पे बात कर लीजिए। 3 नाम ये मैं समीकरण के आधार पर लिख देता हूं। एक तो आप याद रखेंगे समीकरण, ठीक है ना, इक्वेशन जिसको बोलते हैं समीकरण। उसके बाद बात करें तो हो जाएगा अपने पास युगपत समीकरण, और युगपत समीकरण के बाद अगर अपने बात करें दोस्तों तो कौन सी हो जाएगी, द्विघात समीकरण। देखिए ये अगर 3 बातें आपने समीकरण के लिए और ये 3 बातें आपने बीजगणित के लिए सिर्फ दिमाग में रखना है। क्या बात रखनी है, गुणांक क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक रकम लिखी 2a, ठीक है। इस 2a में 2 जो है वो क्या है, गुणांक है। 2 क्या है, गुणांक है, यानी ये जो a अज्ञात राशि है ये इस पूरी राशि के अंदर कितने बार है, 2 बार है। जैसे ये देखो, ये एक शाखा है, इस शाखा के अंदर ये जो 2 फल हैं ये कितनी बार है, ये एक जैसे 2 फल है, ये कितनी बार है, 2 बार है। ये एक जैसे 2 फल, ये भी 2 बार है, लेकिन कंबाइन रूप में बात करें तो 4 बार है। लेकिन इनको कंबाइन लिखा ऐसे नहीं जाएगा, वो कैसे लिखा जाएगा, वो इस पद के अंतर्गत लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, देखो। अब दूसरा गुणांक तो मैंने आपको इसी के माध्यम से समझा दिया है कि ये a प्लस ए यानी 2a, यानी इसमें a, इस पूरी राशि के अंदर, इस पूरी रकम के अंदर a जो है वो कितनी बार शामिल है, 2 बार शामिल है। समझ में आ गई ना ये बात। अब आगे की बात करते हैं पद, ठीक है। तो पद का कहाँ महत्व है, टर्म्स जिसको बोलते हैं। तो मैंने इसको पूरे को लिखना चाहूँ अगर मैं ऐसे लिखूंगा 2a प्लस 2b,
इस पूरी रकम को कैसे लिखूंगा, 2a प्लस 2b, मान लो एक b और भी है हमारे पास, ठीक है, कोई भी पद लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2a प्लस 3b, ठीक है। तो ये जो पूरी एक रकम लिख रहा हूं इसमें ये हुआ एक पद 2a और ये भी क्या हुआ एक दूसरा पद, तो ये होते हैं इसके क्या पद। जब अच्छा पद में पारिभाषिक तौर पर अगर आप इसको समझना चाहो तो आप यूं कह सकते हो कि हम किन्हीं दो संख्याओं को जब प्लस या माइनस के रूप में लिखते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा प्लस ही लिखे, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3a माइनस 2b, तो प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ पर कोई भी सिंबल हो, तो ये हो गया एक टर्म्स जिसको बोलते हैं पद के रूप में लिखना। तीसरी बात हो गई अपने पास दोस्तों, क्या अपने पास है गुणनखंड। अब देखिए गुणनखंड, खंड का मतलब क्या होता है, खंड का मतलब होता है हिस्सा, टुकड़ा या भाग। मैं बार बार आपको बताता हूँ, क्लास में भी बताता हूँ आपको, खंड क्या होता है। मान लो ये गोल बिस्किट है, इसको यहाँ से मैं तोड़ देता हूँ, टुकड़ा कर दिया इसका, तो ये और ये इसके दो खंड हो गए ना, ये ए खंड हो गया, ये क्या हो गया बी खंड हो गया, दो भाग हो गए, खंड हो गए, टुकड़े हो गए, ऐसे ही तो बोलते हैं अपने इसको। तो ये ए और ये बी, इसी तरीके से बोलते हैं। अब खंड या इसके आगे शब्द क्या लग गया, गुणनखंड, गुणन शब्द लगा हुआ है ना, गुणन, तो गुणन से क्या ध्यान में रखना है, ये देखिए आप मैं यूं कह सकता हूं कि मान लीजिए हम बार बार बोलते हैं, आपने 10th क्लास तक पढ़ाई है, ये कोई नई बात नहीं है, जनरली क्या बोलते हैं कि a गुणा बी, a को b से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी, या मैं यूं कहूं a गुणा a, तो a का a से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा जी a स्क्वायर आ जाएगा, ये तो सब जानते ही हो आप। चलिए अब क्या करना है, a गुणा बी बराबर ए बी, इनमें से कौन सा गुणनखंड है, इनमें से कौन सा गुणनफल है। इसकी अगर बात करें तो देखो बच्चों, जिनका हम गुणा कर रहे हैं, गुणा करने वाली जो संख्याएं होती है ना, जैसे ये a है ये b है, ये तो दोनों क्या है गुणनखंड है, लेकिन इन दोनों को गुणा करने के बाद जो प्राप्त हो रहा है हमें, इसको हम क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, गुणनफल। क्लियर हुआ सभी को, ये गुणनखंड है। ये गुणनखंड आप टर्म्स के रूप में भी लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए 3a प्लस 4b, ये आपके पास एक टर्म हो गई। इसको अगर आपने क्या करना है x प्लस वाई, तो ये एक गुणनखंड है, ये एक गुणनखंड है, इन दोनों का गुणा करवा दोगे तो जो आपको प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा, गुणनफल प्राप्त होगा। क्लियर है सभी को। अब बात करते हैं अपने दोस्तों किसकी, समीकरण की बात करते हैं। समीकरण की अगर हम बात करें तो समीकरण क्या होता है कि बीजगणितीय ऐसी राशियां या ऐसी दो बीजगणितीय राशियां जिनका मान क्या हो, बराबर हो, जिनका मान क्या हो, बराबर हो। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 4x प्लस 5 बराबर 9, 4x प्लस 5 बराबर क्या लिखा है मैंने, 9 लिखा है। अब ये जो बात कर रहे हैं अपने, ये है हमारी क्या, समीकरण रूप है। ये समीकरण रूप में क्या होगा, बीच में किसका निशान लग जाएगा, बराबर होगा। मैं ये कह सकता हूं कि जब बीजगणितीय राशियां, जब दो बीजगणितीय राशियां या फिर दो राशियां क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अब इसमें जो एक अज्ञात राशि है x राशि, इस x राशि का हमें क्या करना होता है, मान निकालना होता है समीकरण में से, ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए हमें पक्षांतरण नियम का पता होना चाहिए। पक्षांतरण नियम क्या होता है कि जब बराबर का जो चिन्ह है, इसके बाएं तरफ से अगर कोई भी अंक को अगर हम दाएं की ओर लेकर के जाएंगे तो उसका जो चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये प्लस का 5 है, ये इस बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, ये बराबर से लेफ्ट में, राइट में लेकर के जाऊंगा तो ये प्लस का 5 है, जो ये क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करते समय इसका साइन जो है, इसका निशान जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं अब क्या करूंगा, इसको पहले इसको लिख लो आप, बराबर का निशान लिख लिया। अब जिसका मान ज्ञात करना है उसको अपने हाथ में रखो, जिसका मान आपको पहले से ये जैसे चल रहा है 9 का 9 लिखो, ठीक है। अब बच गया क्या, प्लस 5, इसको आप लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रहे हो, बराबर के चिन्ह जो है ना, ये इसके इधर है, ये लेफ्ट की तरफ, लेकिन ले जा रहे हो राइट में, इसको पक्षांतरण कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 5, प्लस का था पक्षांतरण किया माइनस हो गया। अब हाँ यहां लिखेंगे 4x बराबर 9 में से 5 के कितने दे देंगे, 4। अगर यहां पर ये माइनस का होता तो हम इसको पक्षांतरण करते तो यहां आकर के ये प्लस का हो जाता। बहुत से बच्चों को ये बात अभी भी नहीं पता है, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, और इसके क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आते जाते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट समझेंगे सभी। अब अगर बात करें कि प्लस और माइनस की रकम का पक्षांतरण करना, तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको क्या, अब मैं बताने जा रहा हूं जो गुणा में जो रकम होती है उसका जब पक्षांतरण करते हैं तो वो बटे में चली जाती है, मतलब भाग में चली जाती है। कैसे, x बराबर ये क्या है 4, ठीक है,
x के गुणा में क्या था 4 था, ये गुणांक कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा। x बराबर, अब 4 में 4 का भाग दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास x का मान। थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि समीकरण क्या होती है। समीकरण वह अपने कह सकते हैं टर्म्स होती है जिसके अंदर बीजगणितीय राशियां जो है आपस में क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तराजू लगे मान लो ऐसे बराबर होनी चाहिए, ये राशि इस राशि के। लेकिन कब बराबर होनी चाहिए, जब इसका एग्जैक्ट मान एक सही वैल्यू जब आप इसके अंदर रखोगे तभी। अगर आप x का मान 2 रख देते हो 3 रख देते हो तो फिर इसको समीकरण को आप संतुलित नहीं कर सकते, बराबर नहीं होगी, तो ये समीकरण की श्रेणी में नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमारा x की वैल्यू कितना हुआ 1 x की वैल्यू हुई। तो x की वैल्यू जब 1 यहाँ रखेंगे हम तो देखो 4 के गुणा में x, और x का मान हमारा आया है कितना 1। अगर 1 मैं यहाँ रख देता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो दोबारा 4 गुणा 1 प्लस 5, तो 4 एकम 4 और 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9। तो इधर भी 9 बन जाएगा हमारे पास और इधर भी क्या बन जाएगा 9। तो देखो दोनों बराबर हो रहे हैं। तब ये जो सिस्टम इस तरीके से जो लिखा गया होता है, टर्म्स लिखे गए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं समीकरण कहते हैं। अब समीकरण के ही बाद में अगर बात करें हम किसकी युगपत समीकरण, और उसके बाद बात करें हम किसकी द्विघात समीकरण, तो उसमें क्या फर्क होता है। देखिए युगपत समीकरण, युगपत समीकरण में दोस्तों अज्ञात राशि जो होती है ना वो एक नहीं होती है। समीकरण में अभी हमने देखा सोल्व किया उसमें अज्ञात राशि केवल एक थी, लेकिन इसमें क्या होता है अज्ञात राशि एक नहीं होती है, इसमें अज्ञात राशियां 2 होती है। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 5, इस प्रकार जो लिखी गई समीकरण होगी, टर्म्स लिखा गया होगा, ये समीकरण तो है ही है। ये युगपत क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 2 जो राशियां हैं वो अज्ञात राशियां हैं, इसलिए इसको युगपत यानी युगम। युगपत का मतलब क्या है युगम, युगम का मतलब क्या होता है जोड़ा, जोड़े में कितनी होंगी 2 होंगी ना, तो इसलिए 1 और 1 ये 2 हो गई। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार मैं अगर ये कह देता हूं 2x माइनस वाई बराबर 6, तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। इस प्रकार कितने भी समीकरण आप लिख सकते हो। इन समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास बहुत सी विधियां हैं। 10th क्लास में भी गुरुजी ने बताया था हमें कौन कौन सी विधियां होती है। विलोपन विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है, ग्राफीय विधि होती है, वज्र गुणन विधि होती है, इत्यादि विधियां हैं, इनसे हम हल कर सकते हैं। ठीक है ना, विलोपन विधि भी होती है और हम यहाँ पर ज्यादातर विलोपन विधि का यूज करते हैं। विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि इनको बराबर करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x कितना है, x का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है। कितने x है, ये 1 x है। अब 1 को मेंशन करना जरूरी नहीं है, प्रदर्शित करना जरूरी नहीं है, वो अंडरस्टूड है, सब समझदार हो आप लोग। तो ये हो गया हमारा 1x, लेकिन यहाँ पर x कितने हैं 2x, तो ये तो बराबर हुए नहीं। अगर ये बराबर होते तो हम इसको विलुप्त कर देते। विलुप्त करने का मतलब होता है उसको खत्म कर देते। आज बोलते हैं ना कि प्राचीन कालीन जो सभ्यताएं थी वो आज विलुप्त हो चुकी हैं, या वो संस्कृति थी वो विलुप्त होने का मतलब वो खत्म हो चुकी है। अब मैं बात करूं कि ये y है, कितने y 1y, और ये y कितने हैं, ये भी 1y है। तो 1y से 1y का अगर आपने क्या करवाएं टक्कर करवाएंगे तो ये आपस में क्या हो सकते हैं विलुप्त हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि प्लस का और ये क्या है माइनस का है। मतलब ये अपने आगे की बातें हैं, ये अपने इसको सोल्व करना सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि समीकरण और युगपत समीकरण में फर्क क्या होता है। क्लियर हुआ सभी। अब लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, द्विघात समीकरण। कौन सा है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं जिसको, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में क्या होगा कि द्विघात समीकरण के अंदर एक ऐसा होगा कि अज्ञात राशि तो एक ही होगी, ठीक है ना, x में परिभाषित होगी या y में परिभाषित होगी, लेकिन उसमें क्या होगा एक अक्षर या एक पद ऐसा होगा जिसके ऊपर 2 घात लगी होगी। उसके बाद वाला जो पद होगा उसके ऊपर x की या y की घात जो होगी या अज्ञात राशि की घात जो होगी वो 1 लगी होगी। तीसरा जो पद होगा वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, स्थिरांक होगा वो 1, ठीक है, और बराबर 0। जिसे इस तरीके से अपने बात करें अभी देखिए कि द्विघात समीकरण का अगर अपने कोई भी एग्जाम्पल उठाते हैं, आपसे मानक रूप भी पूछा जा सकता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। सबसे पहला सवाल यहीं से ही उठ जाएगा कि यहाँ पर वो क्या करेगा, क्या किस तरीके से करेगा कि इस तरीके से मैं इसको लिख दूं, अगर मान लो bx प्लस ax² प्लस c बराबर 0। सर इसमें भी तो है, इसमें है, लेकिन इसको आप सही व्यवस्थित जो क्रम होता है वो इसका ये वाला होता है, ठीक है ना। तो अब आपने ध्यान में रखना है कि सबसे पहले घात 2 होनी चाहिए, फिर घात x की 1 होनी चाहिए,
फिर क्या होना चाहिए, स्थिरांक होना चाहिए। और अब आपसे पूछा जाए ए बी सी के मान, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो होता है ए। मान लो एक मैं लिखता हूँ एक समीकरण, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। एक एग्जाम्पल लिया है, हो सकता है ये। तो अभी इसमें अगर आप बात करें तो a का मान, b का मान और c का मान ये क्यों चाहिए होंगे हमें, क्योंकि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए दोस्तों हमारे पास दो विधियां हैं। गुणनखंड विधि है, मध्य पद के टुकड़े करके मैं आपको सिखाऊंगा, और इसके बाद श्रीधर आचार्य विधि, यानी एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करो और आपके पास आंसर होगा। कैसा, उसके लिए जब फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, और वो फॉर्मूला आपको शायद बहुत से लोगों को याद भी होगा, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इस तरीके का एक फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण। और कुछ लोगों को इस चैप्टर से बहुत डर लगता था, तो वो अभी इसको थोड़ा एक बार रिवाइज करें। तो इसमें आपको a, b और c का मान पता होना चाहिए। पता कैसे होगा, बस देखना मात्र है, याद कुछ नहीं करना। क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में है, कोएफिशिएंट है, वो मान होगा किसका, a का मान। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, द्विघात समीकरण की, ठीक है, मानक रूप है ये। इस मानक रूप से बस तुलना कर लो इसकी। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है जी, a है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, 5 है। इसका मतलब a का स्थान कौन ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, मतलब a का मान कितना हो गया यहाँ पर, 5। अब आगे बात करें bx, तो b के गुणांक में क्या है, x के गुणांक में क्या है, b, यहाँ पर x के गुणांक में क्या है, 6, मतलब ये इसका मान हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर, b का मान कितना हो जाएगा, 6। अब अगर बात करें ये तीसरा वैल्यू हमारे पास है स्थिरांक, ये क्या हो जाएगा हमारा, c का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोस्तों एक चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ पर a का मान 5, b का 6, c का 8, ये इसको देख करके लिख दिया है। लेकिन अगर किसी समीकरण में यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो आप उस चिन्ह को साथ में उठाएंगे। जैसे a का मान तो प्लस की वैल्यू है, या हो सकता है ये भी माइनस का हो, तो ये माइनस का है, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाना भूलेंगे नहीं, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो ये था एक बेसिक आपको मैंने बताया, किसके लिए, किस टॉपिक के बारे में, बीजगणित के बारे में। छोटा सा रिवीजन बताता हूं मैं दोबारा आपको। सबसे पहली बात, बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आपको क्या करना होता है, अज्ञात राशियों का अध्ययन करना होता है, या अज्ञात राशियों के बारे में उसको वैल्यू के बारे में कैसे फाइंड आउट की जाती है, ठीक है ना, इनका सबका अध्ययन जो किया जाता है वो बीजगणित के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा गुणांक क्या होता है। गुणांक किसी भी बीजगणितीय राशि है, उसके साथ में जो अंक लिखा होता है वो क्या होता है, गुणांक। फिर हमने पढ़ा पद क्या होता है, टर्म्स कैसे लिखी जाती है, समीकरण क्या होती है, युगपत समीकरण क्या होती है, और द्विघात समीकरण क्या होती है, इनका सबका बेसिक नॉलेज। देखिए जब आपने अंक गणित की थी तो आपने मूलभूत जो काम किए थे वो किए थे क्या, जोड़, ठीक है ना, घटाव, ये किया था आपने, गुणा, और क्या किया था, भाग। अभी जो मैंने आपको 4-6 बातें बताई हैं, इनमें से 2 सवाल या 1 सवाल बेसिकली कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब आप बात करें तो ये अपनी बीजगणित है, इसमें भी दोस्तों जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में हम बात करेंगे। जोड़, घटाव, गुणा, भाग अगर आपने सीख लिया बीजगणित का, तो मान लीजिए आपने बीजगणित का 99% काम सीख लिया, क्योंकि यहीं से आपका सवाल होगा, ठीक है। उसके बाद में हम समीकरणों को सॉल्व करेंगे और 100% हमारा जो है टॉपिक वाइज जो क्लैरिफिकेशन है वो हमारा क्लियर हो जाएगा पूरा। अब अगर हम आगे की बात करें जोड़ के बारे में, तो देखिए जोड़ का बिल्कुल सिंपल सा नियम है। बीजगणित के अंदर जो जोड़ किया जाता है, मान लीजिए 3a + 4b, ये एक खंड दिया गया, एक टर्म्स दी गई, फिर उसने बोला कि इसको 7a + 3b, ठीक है, तीसरा टर्म्स यहाँ लिख दिया क्या, a + b, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बोल दिया गया कि इसको जोड़ कीजिए। बहुत से बच्चों को तो आता होगा, वो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं सभी को साथ में लेकर के चलूंगा जो बिल्कुल बेसिक, जिनको नहीं पता बीजगणित से, जो डरते हैं। मेरा मानना ये है कि आप यहाँ बिल्कुल सीख सकेंगे। जोड़ करना हो या घटाव करना हो बीजगणित के लिए, याद क्या रखना है आपको, छोटी सी बात याद रखनी है, समान पद के साथ जुड़ता है और समान पद के साथ ही घटता है, मतलब सिमिलर को सिमिलर के साथ। अब आप कहेंगे जी समान पद वो क्या होता है, पद तो मैंने आपको बताए थे, ये एक पद है, ये पद है, ये पद है, ठीक है ना। समान का मतलब क्या होता है, सिमिलर, मतलब एक जैसे। जैसे मान लीजिए इसकी जाति देखो क्या है, ये 3a है ना इसके पीछे,
अब इसका भी ए वाला टर्म्स उठाएंगे, इसका भी ए वाला पद उठाएंगे, ठीक है, इसका भी ए वाला पद उठाएंगे। पहले तो मैं इसको कंबाइनली लिख देता हूं। देखो क्या करना था, इसको, इसको और इसको, इन तीनों को टर्म्स को हमें क्या करना है, जोड़ करना है। जोड़ करना है तो दोस्तों इनके बीच में मैं लगा दूं प्लस का निशान, ये मैंने क्या कर दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। जोड़ करना है तो आप एक बार दोबारा लिख सकते हैं इस लाइन को, इसी में मैंने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, 3a, बाहर कोई रकम नहीं है मतलब गुणा 3 एकम 3, 3a प्लस 4b एकम 4b, कुछ नहीं है मतलब एक तो है ही, अंडरस्टूड होगा, ये बात ध्यान में रखें आप। अब ये खुलेगा तब क्या हो जाएगा, प्लस 7a प्लस 3b प्लस a प्लस b, पूरा आपने इसका ब्रैकेट खोल लिया। अब आप देखिए समान पद कौन सा है, ये a वाला पद है, ये a है, इस टर्म्स के अंदर a है, ये सब साथ में लिख लो। आप क्या करोगे, 3a, ये क्या है प्लस का 7a और ये क्या है प्लस का a। मेरा ये जो क्लास है, ठीक है ना, ये दोस्तों आप ITI के लिए भी, ठीक है ना, और जिन लोगों को 10th बेस के इर्द गिर्द, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कक्षा 6 से शुरू हो जाता है। कक्षा 6 के बच्चों को आप ये बताएं 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। +1 में तो जब आप जाओगे नॉन मेडिकल लोगे तो वहाँ तो फिर ये सब सीख करके ही आपको जाना पड़ेगा, वरना आप फिर आर्ट्स वगैरह में और उनमें जाइए। तो ITI में तो ये आप कंफर्म बिल्कुल सीखना ही है आपको, ये मान लीजिए, ये नहीं है कि यार ये टॉपिक अच्छा नहीं है तो इसको अपने छोड़ देते हैं, ये सीखना है आपको, ठीक है। 3a 7a और a, ये पद लिखा, फिर ये पद लिखा और फिर ये a, समान पद वाले लिख लिए। अब मैं जैसे लिख रहा हूँ ना, वैसे आप एक स्लेट जानते हो, इस तरीके की स्लेट या फिर आप तख्ती या रफ कॉपी ले लीजिए, उसमें भी आप ऐसे चिन्ह कीजिए, सीखिए, पहले सीखना अच्छे से, उसके बाद में आप स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। अब 3a 7a और a, इन तीनों को एक साथ लिखा। अब क्या है हमारे पास, प्लस का 4b, देखो ध्यान से देखो, मैं इसका जो साइन है, इसका जो चिन्ह है वो साथ उठा रहा हूँ यहाँ पर। अगर माइनस का होता तो माइनस का ले लेता, मैं जोड़ घटाओ दोनों की एक साथ बात बता रहा हूँ। अब प्लस का 4b उठा लिया, फिर यहाँ पर प्लस का क्या है, प्लस का है हमारे पास ये b का टर्म्स हो गया। अब b का और कहाँ है, ये रहा b का, तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा, प्लस का 3b, ये उठा लिया हमने, और ये प्लस का क्या है फिर b। इस प्रकार हमने समान पद को समान पद के साथ लिख लिया। अब अपने बात करें 3a 7a, 7 और 3 10a, यार ये a b के अगर आप चक्कर में नहीं रहो ना, तो आप एक बार इसको कुछ भी मान लो आप, चलो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल सेब मान लेते हैं, ये मान लिया। देखो 3 सेब है किसी के हाथ में, ठीक है ना, ये 3 सेब और ये 7 सेब और ये 1 सेब, अगर इन सबको मैंने एक थैले में डाल दिया तो कुल कितने हो जाएंगे। बस इतना आसान जोड़ है, फिर भी लोग बीजगणित से पता नहीं क्यों डरते हैं। 3a और 7a कितना हुआ, 10 है, 10a और 1a, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 11a। ध्यान से इसको समझिएगा, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, लॉजिकल होगा। आप में से मेरे को पता है कि 80% लोगों का बिल्कुल गलत होगा, हाँ बिल्कुल गलत होगा, आप इसको समझ लीजिएगा ढंग से। 3a 7a प्लस a अगर अपने जोड़ते हैं तो कितना हो जाए, 7 और 3 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11a प्लस। बात करें आगे, ये b फॉर बॉल, मान लीजिए हमारे पास बॉल है, कितनी बॉल है जी, 4 बॉल है। ये कितनी बॉल है जी, ये 3 बॉल है, हाँ ये 1 बॉल है। आप ऐसे सीखिए, बिल्कुल आप सीख जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, मतलब हमारे पास 8b। तो ये देखिए इन तीनों का आपने जब जोड़ किया, योग किया, एडिशन किया है, तो आपके पास रिजल्ट है 11a प्लस 8b। इस तरीके से आप इसको, कोई भी टर्म्स है उसको जोड़ सकते हैं। हम एक आधा टर्म्स और उठाएंगे यहाँ पर जिसमें प्लस और माइनस दोनों होंगे, जोड़ घटाव सम्मिलित रूप से होंगे, तो कैसे होगा, ठीक है। अब अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो 3a प्लस 4b, ठीक है ना, 7a प्लस 3b और a प्लस b। मान लो मैंने अभी जो सवाल लिखा था उसी के जैसा सेम सवाल, ये मान लो पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे 3 ब्रैकेट दे दिए लाइन में, एक लाइन में, उनको जोड़ना तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए वाली के नीचे ए वाले को, फिर दूसरे का भी ए वाले को टर्म्स को। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे सवाल की लैंग्वेज ऐसे हो जाती है, 3a प्लस 4b और 3b प्लस 7a, मान लो इन दोनों को जोड़ना हो तो क्या करेंगे। तो बच्चे ने लिखा क्या, 3a प्लस 4b, इस ब्रैकेट को सीधा ही उठा दिया जी, क्या 3b प्लस 7a, तो क्या ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये a है और ये क्या है b है, समान पद है नहीं, तो ये इसके साथ नहीं जुड़ सकता। बस इस चीज को लिखते समय आपको ध्यान में रखना है कि जो पद आप लिख रहे हैं वो सिमिलर है या नहीं है। अब मैं उस पद को उठाऊंगा ना, तो उसमें सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, a, 3a, a का पद लिखा है,
तो यहाँ पर a का पद कौन सा है दोनों में से, ये है a का पद, कितने हैं 7a, तो मैं यहाँ से लिखूंगा प्लस का 7a लिखा। ये क्या है जी b का पद है, तो इस b के पद को b के पद के नीचे लिखेंगे 3b, इसके आगे सिंबल क्या है, चिन्ह क्या है, प्लस का ही है। अब आप जोड़ कर लो। अब आप जब जोड़ करोगे तो जोड़ में कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, तो ये जोड़ो 7a और 3a कितना हो जाएगा 10a, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7b, इस तरीके से जोड़ सकते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने लिखा है, a वाले पद के नीचे a वाले को, फिर a वाले के नीचे a वाले को, ये सब प्लस के सिंबलों के साथ फर्स्ट एग्जांपल लिया, हम अभी माइनस का भी लेंगे। ठीक है ना, चलिए 7 3 10 और 1 11, a प्लस 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8b, ये लो ये जोड़ हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हो, आप भी तो ऐसे ही करते हो, 5 6 8 जोड़ कीजिए, गुरुजी हमें अंकगणित में भी तो ऐसे ही देते थे, तो उसको हम यहाँ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नियमों का ध्यान रखना है, कुछ एक नियम जो कि अभी घटाव के अंदर या गुणा के अंदर या भाग के अंदर, गुणा नियम भाग नियम, वो मैं आपको बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा बस, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी काम है। ठीक है, समीकरण की जब बात आएगी तो समीकरण जब द्विघात समीकरण है वो तो हम फॉर्मूले से ही सॉल्व कर लेंगे। गुणनखंड तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि मध्य पद के कैसे टुकड़े किए जाते हैं, समीकरण बनाई कैसे जाती है, कैसे हमारे पास जो फॉर्मूले हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर, ये सब आप पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर तक। अब अपने बात करें, अगर मान लीजिए अपने को एक एग्जांपल ऐसा दे दिया जाए जिसके अंदर क्या हुआ, प्लस माइनस के अगर ऐसे कोई चिन्ह दिए गए हों तो हम देखेंगे। जैसे मान लो आपको दिया गया 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, और यहाँ दिया a प्लस बी, और यहाँ दिया गया 7b माइनस 2a। ये लीजिए, इसमें मैंने सारी चीजें हैं, प्लस का भी एक टर्म्स लिखा है पूरा, और माइनस वाला भी है, और इसमें ऐसा भी लिखा है जो मान लो b पहले लिख दिया a बाद में है। इस तरीके से अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको कैसे, सबसे पहले इसको सुव्यवस्थित कीजिए, मतलब अच्छे से व्यवस्थित क्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका क्या करना है आपको, अच्छा तरीका कौन सा अपनाना चाहते हो, अगर आप क्यू में चलना चाहते हो, इसी लाइन में चलना चाहते हो, ये वाला भी बता देता हूँ। और ये ना घाते हैं वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, यानी उसको ऐड कर देते हैं, एडिशन हो जाता है उसका। अब कैसे हो जाता है तो उसको देखो, इसका आधार x, इसका आधार x, आधार समान है, बीच में गुणा का निशान है तो घातें जुड़ जाएगी, मतलब x की घात 2 प्लस 3, ये घात इसके साथ जुड़ गई तो क्या लिखेंगे x की घात 5। ठीक है, ये घातांक नियम ध्यान में रखने हैं। अब कुछ बच्चों का अभी डाउट है तो देखिए, आप लोग हमेशा बोलते हैं कि x गुणा x स्क्वायर होता है, ये तो सबको पता है, क्यों होता है, देखो इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात कितनी है 1, अरे ऊपर घात कुछ नहीं लगी है, मतलब उसकी घात कितनी है 1 है। ठीक है ना, घात 1, तो अब देखो x आधार समान दोनों के, बीच में गुणा का निशान, घातें जुड़ी तो अब कितना हुआ 2 हुआ। मैं लिखूं x की घात 5 गुणा x की घात 7, आप बताइए आंसर कितना होगा इसका, x की घात 5 गुणा x की घात 7, तो उत्तर कितना आ जाएगा, x की घात 7 और 5 12। ठीक है, मैं पूछूं आपको a की घात 3 गुणा a की घात 2, ठीक है, x में परिभाषित है, a में परिभाषित है, y में परिभाषित है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने आपको इस तरीके से पूछा क्या कि y की घात 7 गुणा y की घात 5 गुणा y की घात 2 गुणा y, ठीक है, अब इसका आंसर कितना होगा जी, तो y की घात 7, सब में आधार y है ना, तो y की घात 7, 7 और 5 12, 13 14, 14 और 1 ये इसकी भी 15, तो ये हो जाएगा y की घात 15, ये जो इसका रिजल्ट हो जाएगा y की घात 15। इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आधार समान है, गुणा का निशान है, अब आधार x में परिभाषित हो सकता है, y में परिभाषित हो सकता है, a b c कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो आगे अगर बात करूं भाग की, तो भाग में आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए जैसे इसमें था कि गुणा का निशान है तो घातें जुड़ जाएगी, अगर भाग का निशान है बच्चों तो घातें घट जाएगी। मतलब क्या होगा, बड़ी पहले लिख लेंगे, जैसे मान लीजिए y की घात 5 भाग का निशान y की घात 3, ठीक है, y की घात 5 भाग y की घात 3, तो उत्तर होगा y की घात 2। देखिए इसका आधार और इसका आधार समान है, बीच में भाग का निशान है तो घातें घट जाती हैं, मतलब 5 में से 3 गए, कितने रह गए 2। मैं इसको ऐसे लिखूं, x की घात 15 भाग x की घात 13 बराबर x की घात, कितना रिजल्ट आएगा, x की घात 2 आ जाएगा। मैं इसको लिखूं a की घात 3 भाग का निशान a, तो अपना भाग कर रहे हैं, देखो कितना आएगा, तो a की घात 3 है, यहाँ पर कितनी है, a की घात 1 है,
तो 3 में से 1 गया, कितना रह जाएगा 2। मैं कहूँ a भाग a तो कितना रह जाएगा हमारे पास, देखो इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात कितनी है 1 है कि नहीं है। 1 में से 1 गया 0, मतलब a की घात 0। किसी भी संख्या की, यहाँ से एक नया नियम बताता हूँ अब मैं आपको, 2 नियम मैंने बता दिए, गुणा नियम बता दिया, भाग तीसरा नियम क्या है, क्यों इसको वहां तक लेकर के आया मैं आपको, ये नियम अब एक नया निकल करके क्या है कि जब किसी संख्या की घात 0 हो, क्या हो, जब किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान सदैव क्या होता है 1 होता है, इकाई होता है। कैसे होता है देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था a भाग a में भाग देना है a का, a को a से भाग करना है, ठीक है ना, भाग दीजिए, ठीक है। तो a एकम a के पाड़े से कट गया, ये क्या बचा हमारे पास 1/1, 1 में 1 का भाग करोगे रिजल्ट कितना आएगा 1। अब इसको नियमों के हिसाब से बात करें कि a में भाग कीजिए a का, तो आधार समान है, घातें घटेंगी तो कितना आएगा 0, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हमने भाग किया तब हमारा कितना आ रहा है 0, ये अपना 1 आ रहा है, सॉरी, ठीक है। काम तो वही कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मैं यूं कह सकता हूं कि इसका जो दायां पक्ष है, यानी इस भाग का या इस क्रिया का जो राइट साइड है, उसका आंसर क्या है a की घात 0, और इस क्रिया का, यहाँ जो क्रिया की है, इसका राइट साइड का मान कितना है 1 है, मतलब दोनों भाग क्या होंगे बराबर ही होंगे, भाई क्रिया तो वही कर रहे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि a की घात 0 का मान कितना होगा 1 होगा। इस आधार पर अपने एक कंसेप्ट लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या की घात 0 है, जरूरी नहीं है वो a पर ही है, x पर ही है। अगर मैं यूं लिख देता हूं कि यहाँ पर लिख दिया मैंने 25 और 25 की घात 0, तो उसका मान भी कितना होगा 1 होगा। किसी भी संख्या की घात अगर क्या है 0 है तो उसका मान 1 होगा। लेकिन अगर किसी संख्या की घात के बाद अगर मैं बात करूं कि गुणा करना, जब किसी संख्या को 0 से गुणा कर दिया जाए, गुणा नियम में मान लो 5 गुणा 0, तो आप सभी को पता है कि 5 गुणा 0 0, 0 के साथ 0 हो जाएगा ना, इस तरीके से। अगर हम 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा क्या 0। लेकिन इसी को अगर मैं पलटी कर दूं दोस्तों, 5 के अंदर अगर 0 का भाग दें तो आपको ध्यान में रखना है इसका मान होता है अनंत। कितना होगा अनंत होगा, ठीक है। और अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाए कि 0/0, तो ये अपरिभाषित है, अभी तक इसको परिभाषित नहीं किया गया है, अपरिभाषित है, ठीक है। तो ये 3-4 कंसेप्ट आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। 0 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाएगा, रिजल्ट 0 होगा। 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाएगा तो रिजल्ट 0 होगा। लेकिन किसी संख्या में अगर 0 से भाग कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा अनंत होगा, ठीक है। 0 में 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित फॉर्म होगी ये। और आज के लिए इतना ही है दोस्तों। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड। इस वीडियो को, ये बीजगणित जो चल रही है कक्षा 6 से लेकर के ITI तक के जितने भी बच्चे हैं उन सबको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको आप बताइए कि आप यहाँ से अच्छे से बीजगणित बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल बेस लेवल से मैंने इसको उठाया है और कोशिश की है कि किसी भी विद्यार्थी को इसमें दिक्कत नहीं आएगी।